हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे वो बीएससी के सिलेबस में हो या फिर वो एमएससी के सिलेबस में हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अपने को पॉइंटिंग थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके बाद इसकी जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है। तो पॉइंटिंग थ्योरम को समझने के लिए हमने मान लिया कि अपने पास क्या है, एक वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि अपने पास कोई एक वॉल्यूम है और इसकी जो वॉल्यूम है वो हमने v मान लिया और इसका जो सरफेस एरिया है वो हमने यहाँ पे h मान लिया, ठीक है। और इस वॉल्यूम के अंदर अपने पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टोर हैं। तो अपने यहाँ पे मान लिया इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टोर हैं, ठीक है। अब अपने को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे स्टोर हो सकती है। इस वॉल्यूम के अंदर अपने पास क्या होना चाहिए, इस वॉल्यूम के अंदर अपने पास कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ही क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है। तो इसके अंदर हमने सपोज कर लिया कि अपने पास दो कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। वैसे तो बहुत सारे हैं पर मैं समझाने के लिए सिर्फ दो लेके चल रहा हूं। तो अब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। अब चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो चार्ज पार्टिकल की हैबिट होती है कि वो लगातार एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसकी फॉर्म में होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अब लगातार ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, बाहर आएगी। पहली चीज तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सरफेस एरिया से बाहर आएगी। दूसरी ये कि इस चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रिलीज की है या जो छोड़ी है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, वो इस दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी में लॉस होगा। अब लॉस कैसे होगा, जैसे ये पार्टिकल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क होगा, बची हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस वॉल्यूम से बाहर निकल के आ जाएंगी, ठीक है। अब अगली बात ये है कि इस चार्ज पार्टिकल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी थी उसको मैंने ई बोल दिया, ठीक है। अब ये जो ई एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी, वो ई एनर्जी इक्वल होगी इस चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क किया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क किया, उसको मैंने क्या बोल दिया, ई एम बोल दिया। कुछ एनर्जी तो यहाँ पे यूज हुई, जो बची हुई एनर्जी है वो कहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगी, इस सरफेस से निकल के बाहर आ जाएगी। जो एनर्जी सरफेस से निकल के बाहर आई वो मैंने बोल दिया ई एस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क हुआ और जो एनर्जी निकल के बाहर आई, अगर इन दोनों का मैं सम कर दूं, मैकेनिकल वर्क और जो एनर्जी बाहर निकल के आई इन दोनों का मैं सम कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। टोटल एनर्जी कौन सी, जो किसी चार्ज पार्टिकल ने जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज किया था उसकी टोटल एनर्जी के ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल रहेगी, जो मैकेनिकल वर्क डन में जो एनर्जी लगी और जो सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकली, अगर इन दोनों का सम कर देता हूं तो अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगी जो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इमिट की गई है, ठीक है। तो यही इसकी क्या है, स्टेटमेंट है। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने पास कोई एक वॉल्यूम है जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टोर है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम के अंदर से क्या हो रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कुछ एनर्जी भी बाहर आएगी। अब अपने को ये तो पता ही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। अब लगातार इस वॉल्यूम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस वॉल्यूम के अंदर से लगातार एनर्जी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब कितना एनर्जी में कमी हो रही है, जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बाहर निकालेगी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या जो एनर्जी की है वो कमी होगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जितना एनर्जी बाहर निकल रही है उतना ही एनर्जी की कमी किसके अंदर आएगी, इस वॉल्यूम के अंदर आएगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक तो ये है कि वेव बाहर निकल गई, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ। दूसरा लॉस कहाँ पे होगा, दूसरा लॉस इस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तब होगा। तो दूसरा एनर्जी में जो लॉस होगा वो टेम्परेचर के कारण आएगा। टेम्परेचर के कारण लॉस आपको पता है, जहाँ पे जूल हीटिंग लॉ होता है वहीं पे आता है, या फिर मैं मैकेनिकल वर्क भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं अब जो एनर्जी में कमी आई है इस वॉल्यूम के अंदर, ये वाली जो अपने पास वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जो एनर्जी में कमी आई है, इस एनर्जी को मेजर करने के लिए एनर्जी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये इसकी स्टेटमेंट थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है। ठीक है, अब एग्जाम में इसको किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख रखी है, पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट दैट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्पेस इज इक्वल टू, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल या किसी वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है, उस चार्ज पार्टिकल ने कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट की। ठीक है, अब वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? वो एनर्जी इक्वल होगी द रेट ऑफ वर्क डूइंग ऑन द चार्ज। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मैकेनिकल वर्क होगा। तो वो एनर्जी पहला तो इस मैकेनिकल वर्क, और दूसरा जो सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगी, अगर मैकेनिकल वर्क और सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकली है इन दोनों का सम कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? जो चार्ज पार्टिकल ने एनर्जी रिलीज की है उसके इक्वल आ जाएगा। तो द रेट ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन रीजन प्लस द एनर्जी फ्लक्स लिविंग द रीजन, मतलब इस सरफेस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल रही है उसको इसने क्या बोला है? एनर्जी फ्लक्स के इक्वल बोला है। ठीक है, अगर दोनों का सम करता हूं तो टोटल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर मैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन के ऊपर बात करता हूं तो मैथमेटिकल पोर्शन में अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो वर्क डन की फॉर्म से हम एनर्जी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो वर्क क्या होता है अपने पास? वर्क तो अपने को पता है, फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने वर्क डन निकाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एफ इक्वल टू क्यू ई। तो इस एफ की जगह मैं क्या रख दूंगा? क्यू ई रख दूंगा। तो अगले स्टेप में मैंने इस एफ की जगह क्यू ई रख दिया, तो ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास कैसा पार्टिकल है? अब अपने पास एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो लगातार एनर्जी छोड़ता है, और वो एनर्जी छोड़ेगा वो किसकी फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी। दूसरी बात ये है कि जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? करंट बनाएगा, और ये जो करंट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और इस टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा बनेगा? टाइम डिपेंडेंट ही बनेगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमने क्या किया? ये जो वर्क डन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये चार्ज है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड, चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो वर्क डन भी किस पे ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। तो हमने यहाँ पे जो टाइम की डिपेंडेंसी है उसको भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। ठीक है, अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ये वाली जो टर्म है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ई और डी एल को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। तो अगले स्टेप में हमने डी क्यू बाई डी टी को हमने क्या लिख दिया? आई लिख दिया, ई एज इट इज और डी एल भी एज इट इज। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये वाली जो टर्म आई है इसको मैं थोड़ा सा करंट डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। अब करंट डेंसिटी क्या होती है अपने पास? J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इस टर्म को अगर मैं A से मल्टीप्लाई करवा दूं, A से डिवाइड करवा दूं तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया A बाय A से मल्टीप्लाई कर दिया, A से डिवाइड कर दिया। तो A से डिवाइड करूंगा तो आई के डिवाइड में आ जाएगा, इनटू में ए। अब आई बाई ए क्या होगा अपने पास? करंट डेंसिटी हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे क्या है? लेंथ है, और यहाँ पे क्या है? एरिया है, और एरिया इंटू लेंथ अपने पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो हमने यहाँ पे इसको डी एल इंटू ए को क्या मान लिया? स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ मान लिया। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये चेंज करके हमने यहाँ पे आगे लिख रखा है। ठीक है, तो अपने पास जो अगली टर्म है वो डी क्यू बाई डी टी अपने पास एज इट इज, उसके बाद ई एज इट इज, और जो आई बाई ए था उसको हमने करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया, और साथ में जो अपने पास डी एल और ए था उसको डी टाउ की फॉर्म में लिख दिया। अब अपना जो टास्क है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, ये अपने पास मास्टर इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। और सोल्व क्या करना है अपने को? यहाँ पे ई डॉट जे है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका? मैक्सवेल इक्वेशन का। अब मैक्सवेल इक्वेशन हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं, और वहाँ यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मैक्सवेल इक्वेशन, ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन लेके चलूंगा। अब ये मैक्सवेल इक्वेशन कहाँ से आई है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ये मैक्सवेल इक्वेशन आई है अपने पास जो एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ को हमने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद अपने पास ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन आएगी। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं इसके बारे में कैसे आई है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन निकाली थी वो अपने पास ये वाली आई थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब म्यू नोट यहाँ पे भी है, म्यू नोट यहाँ पे भी, दोनों जगह से मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये म्यू नोट हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से जे बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट और ई। अब एप्सिलॉन नॉट और ई जो है इसको हम क्या पुट करते हैं? डी पुट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट वाले उसमें हमने यहाँ पे निकाला था, तो प्लस म्यू नोट बाहर आ चुका है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और ई बच्चा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? करली डी और करली टी।
ठीक है। इस म्यू नोट को उठा के मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, बी बाय म्यू नोट आ जाएगा। बी बाय म्यू नोट को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अगले स्टेप में डेल क्रॉस एच, इस म्यू को उठा के उधर लेके गया, इक्वल टू जे प्लस करली डी और करली टी। करली डी और करली टी ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट करके बताती है, डिस्प्लेसमेंट करंट को ये रिप्रेजेंट करके बताती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किसका यूज किया, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज किया। मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके जो ई डॉट जे है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से अपने को जे की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं करली डी और करली टी को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊँ तो जे की वैल्यू अपने को सिंपल सा मिल गई। अब अपने को किसकी चाहिए, ई डॉट जे की चाहिए। तो मैंने क्या किया, अगले स्टेप में ये वाली जो इक्वेशन थी इसको बोथ साइड ई से मल्टीप्लाई करवा दिया। ई से मल्टीप्लाई करवा दिया तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या किया, अपने पास ये वाली जो टर्म है ना, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये वाली जिसको मैंने मार्क किया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वेक्टर कैलकुलस की एक जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। और आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास, डेल डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार तो इस डेल को डेल क्रॉस ए लिखूंगा और बी को मैं बाहर रखूंगा। एक बार मैं ए को बाहर रखूंगा, मतलब एक बार मैं इस डेल के साथ ए को लिखूंगा, बी को बाहर रख लूंगा। एक बार मैं इस डेल को बी के साथ रखूंगा, ए को बाहर रखूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। अब ये जो आइडेंटिटी थी इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, डेल डॉट ई क्रॉस एच। एक बार ई को डेल के साथ एच को बाहर रख लिया, एक बार ई को बाहर एच को यहाँ रख लिया। अब अपने को वैल्यू चाहिए थी इसकी। अब ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म है ये अपने पास क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका इक्वल टू के साइड से उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आऊंगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी ई इंटू डेल क्रॉस एच। और यहाँ पे इसी की वैल्यू चाहिए थी अपने, ई इंटू डेल क्रॉस एच। तो यहाँ पे ई इंटू डेल क्रॉस एच की ये जो वैल्यू आई है ये उठा के मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ई डॉट जे और ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ई डॉट जे की वैल्यू निकाल ली। अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि ई डॉट जे की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, हाँ, डेल क्रॉस ई, मैक्सवेल इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है, अब डी की वैल्यू हमने यहाँ पे बताई थी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट ई भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये दोनों वैल्यू अगले स्टेप में मैं पुट कर दूंगा। और डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, मैक्सवेल इक्वेशन में, माइनस कर ली बी और कर ली टी। तो एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू मैं अगले सेक्शन में इसके अंदर पुट करके डायरेक्टली लिखूंगा। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया है। सिर्फ जो वैल्यू थी किसकी, डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू थी उसकी जगह में हमने माइनस कर ली बी और कर ली टी, एज इट इज़ रखा है। डी वाली टर्म को हमने अभी ऐसे ही रखा है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम ये हमने जो ई डॉट जे की वैल्यू निकाली है, ई डॉट जे की कंप्लीट वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब ये जो इक्वेशन नंबर स्टार है इसको उठा के मैं कहाँ पे पुट करूँगा, जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है, जो मास्टर इक्वेशन है, इस मास्टर इक्वेशन में ई डॉट जे की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी की अब अगले सेक्शन में यही करेंगे हम, अगले स्टेप में ई डॉट जे की वैल्यू पुट करेंगे। तो ई डॉट जे की वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, डी टाउ अपने पास वहाँ पे पहले से ही था, और ये कंप्लीट जो टर्म है वो किसकी है, ई डॉट जे की है, इक्वल में डी ओमेगा बाय डी टी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या है, वर्क डन है। ठीक है, अब मैं इस वर्क डन को एनर्जी की या एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ इस वर्क डन को, तो मैंने क्या कर लिया, जो वर्क डन है वो पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया। अब अगर मैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो हमने यही किया, अगले स्टेप में इस वर्क डन को हमने पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है उसको हमने एज इट इज रख लिया। अब ये जो h है, इस h की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है b बाय म्यू नॉट। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या था, d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट e और e। ठीक है, एक ई पहले से था वो यहाँ पे रखा है, डी की वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट और ई यहाँ पे, बाकी की टर्म हमने यहाँ पे सेम रखी। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करके बता रही है, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करके बता रही है। और एनर्जी डेंसिटी भी कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी। तो इस वाली टर्म को, ये वाली ओमेगा बाय सॉरी डब्ल्यू बाय वी को मैंने क्या लिख दिया, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी लिख दिया। ठीक है, डी टाउ यहाँ पे एज इट इज। अब ये जो बी है, इस बी को मैं इसके साथ लेके चला जाता हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव के साथ ही लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाय म्यू नॉट आ जाएगा। और करली टी को मैंने बाहर रखा, बी को मैं अंदर लेके चला गया, तो ये डेरिवेटिव के अंदर आ गया, तो ये मैंने डिवाइड में क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ई है, इस ई को भी मैं अंदर लेके जाऊँगा, तो बाहर क्या बच जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन नॉट कर लिया और करली टी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर लेके आ गए। ठीक है, और ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो म्यू नोट है, इस म्यू नोट को 2 के साथ लिख लूंगा।
ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं यहाँ पे अंदर ले जाऊंगा। इस एप्सिलॉन नॉट को मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हमने यही किया, जो बाहर म्यू नॉट था इसको हमने 2 के साथ लिख लिया, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट था ये वाला है इसको मैंने इसके साथ लिख लिया। ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है इसको मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी को मैंने लिख लिया करली ई और करली टी, और ई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसके नीचे मैकेनिकल लिख दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी डी टाउ यहाँ पे एज इट इज। ठीक है। और ये राइट हैंड साइड वाली टर्म हमने पहले ही बता दी। अब इसको ये जो इक्वेशन आई है, अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करके बता रही है, ये अपने को मैग्नेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करके बता रही है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक एनर्जी लिख देंगे। और ये वाली जो टर्म है वो किसके कारण आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बता रही है। तो अगले स्टेप में हमने ये जो फर्स्ट टर्म है करली और करली टी तो एज इट इज रखा, b²/2 म्यू किसके रिप्रेजेंट करके बता रही है, मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, तो ई मैग्नेटिक लिख दिया इसको। ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, करली और करली टी एज इट इज। ये वाली जो टर्म है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बता रही है, माइनस का साइन एज इट इज ई क्रॉस एच, ये वाली टर्म डिट्टो यहाँ पे लिख दी। अब करली और करली टी माइनस मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। ठीक है। बाहर, ये बाहर यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है। अब करली और करली टी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, करली और करली टी एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी आई है अगले स्टेप में हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और किसकी फॉर्म में लिख देंगे, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म थी वो तो यहाँ पे एज इट इज रखी, और यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या बोल दिया, एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, तो दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, कर ली ई एम लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइड बाय करली टी। ठीक है। और माइनस का साइन एज इट इज यहाँ पे। अब ये जो टर्म है वो यहाँ पे डिटो है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने पास जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है। और इसको चेंज कर लेते हैं, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रखी, इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई की। अब नेक्स्ट में क्या किया, जो ई क्रॉस एच है, ई क्रॉस एच क्या होता है, अपने पास पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इसको हमने क्या बोल दिया, एस। ई क्रॉस एच को हमने क्या बोला, एस। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर डाल रखा है। ठीक है। और बाकी की टर्म एज इट इज। अब अपने को यहाँ पे किसकी एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैं उस तरफ लेके चला गया। ठीक है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैंने रही रखा, इसको उठा के मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो मेरे पास ये है इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये आई है अपने पास पॉइंटिंग थ्योरम। और ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ये रिजल्ट अपने को यही रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट किया है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ एक तो वो मैकेनिकल वर्क के इक्वल होगा, जो चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल इसको गेन कर लेगा तो वो रैंडमली मूव करेगा या कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा उस एनर्जी को गेन करने के बाद, और दूसरा उस सरफेस से लगातार फ्लक्स को क्या हो रहा है, फ्लक्स से बाहर निकल रहा है, तो ये वाला मैकेनिकल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फ्लक्स उस सरफेस से इमिट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो ये थी पॉइंटिंग थ्योरम। आई होप आपको समझ आई हो। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।